इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। इसमें आप लोगों को आंसर पहले ही बताना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। और हम आपको प्रश्न को समझाते चलेंगे और इसको समझ करके एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो आशा करते हैं कि आपका नंबर जो है इंग्लिश में उस समय भी एग्जाम में भी आएगा। वैसे जब एक सेट हम मतलब टेस्ट करवाएंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। एक सेट हम लास्ट वाला करवाएंगे आपको खुद से वो मार्कशीट पर, बस और सब बता दे रहे हैं कि कैसे हमको करना है। आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंडायरेक्शन मतलब इंडिकेट किया हुआ रहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है, मतलब सही ऑप्शन कौन सा भराएगा ये बोला गया। तो ये ग्रामेटिकली आपको वर्ब देखने से ही पता चल रहा है कि ग्रामर का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी विल बी डैश मी टुमारो। अब यहाँ पे भरना क्या है, क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं एनीबॉडी? क्यों मीटिंग हुआ? अच्छा, बी के साथ V4 भी लगता है, याद रखेंगे B प्लस V4 भी होता है और B प्लस V3 भी होता है भाई, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। B प्लस V3 होता है लेकिन वो पैसिव में होता है। किसमें होता है? पैसिव। यहाँ एक्टिव सवाल है क्योंकि ऑलरेडी डूअर मौजूद है, मतलब कर्ता मौजूद है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे क्यों ये होगा, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में जवाब दीजिए। यहाँ बोला है, मैं सवाल पढ़ के बता दे रहा हूँ, ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए ये बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है नीड, लिखा हुआ है नीड्स, लिखा हुआ है ईज, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे ईज एमआर के बाद आगे कोई भी एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, इसीलिए ईज नहीं होगा, नीड नहीं होंगे क्योंकि ही के साथ याद रखेंगे जब नॉट आता है तो ये क्लियरली है, ये ध्यान रखेंगे कि V1 नहीं, मतलब नॉट आते हैं ना तो वहां पे V1 का शब्द का प्रयोग नहीं होता है, और नीड्स का प्रयोग ही के साथ तो लगते ही नहीं है, इसलिए ये भी कट गया, तो डज का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे डज नॉट ऑफर, ऑलरेडी वर्ब यहाँ दे रखा है ऑफर करना, ठीक है। तो डबल वर्ब का एक साथ उपयोग नहीं करना है, तो मेन वर्ब के रूप में ये दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए कट गया। और एक्सिलरी वर्ब यहाँ है और यहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है, तो डज यहाँ ही के लिए सही है, सी के लिए भी डज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है पहले समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। बोला है रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे कंबाइन किया गया है, कॉम्बिनेशन का ये सवाल है, ठीक है। मतलब दो सेंटेंस दिए है कि तेज दौड़ो और यू विल मिस द ट्रेन, अगर तेज नहीं दौड़े तो तुम क्या कर जाओगे, ट्रेन छूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल थोड़ा सा ये कंडीशन ये है कि दौड़ना तेज है, नहीं तेज दौड़ने पर क्या हो जाएगा कि हमारा जो ट्रेन छूट सकता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इल्स शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, अन्यथा के अर्थों में किया जाता है, ठीक है। ऐसा करो नहीं तो अन्यथा ये हो जाएगा, वैसा करो नहीं तो अन्यथा वो हो जाएगा, इस तरह के वाक्य के लिए आपको इल्स शब्द का प्रयोग होता है। तो क्लियरली आपको ऐसे ही शब्द चाहिए जोड़ने वाले, तो ऐसे जोड़ने वाले कितने सेंटेंस में दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे एंड जोड़ दिया है, तो एंड आपको तभी जुड़ता है जब दोनों समान सेंटेंस हो। समान सेंटेंस होने का मतलब है कि राम घर जाता है और श्याम पढ़ने जाता है, तो एंड शब्द का वहां प्रयोग कर लेंगे क्योंकि वो एक इक्वल सेंटेंस होगा, लेकिन एंड शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। और यह है रन फास्टली, और शब्द का भी प्रयोग करें, रन फास्टली या शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे आपको या तो ये करो या तो वो करो, ऐसा बात नहीं है। बोला है कि फास्ट दौड़ो नहीं तो छूटेगा, तो नहीं तो के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कॉम्बिनेशन में कंजंक्शन आपका कंफर्म होना चाहिए, कंजंक्शन जल्दी किसी का कंफर्म नहीं, जिसका पूरा ग्रामेटिकली क्लियर होता है उसी का कंजंक्शन क्लियर होता है। तो मैं आपको इस मतलब सेट के माध्यम से बता दे रहा हूं कि अगर आपका अनुमान शायद लग जाए वहां पे तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलती भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड हमको ये बताता है कि इसमें कौन सही लिखा हुआ है, बता सकते हैं कौन सही लिखा हुआ है? निगेटिव, डी वाला निगेटिव सही है, बताइए। इसमें निगेटिव शब्द GATIV होता है, याद रखिए, गेटिव का मतलब GATIV, किसमें लिखा हुआ है GATIV, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। मतलब GATIV गेटिव होता है, निगेटिव, तो नी तो सही सभी में लिखे हुए हैं, बस आते यहाँ नेगेटिव लिख दिया है तो इसलिए गलती हो गया, ठीक है। तो आपको ये दो ही ऑप्शन में है जिसमें गेटिव शब्द लिखा हुआ है, निगेटिव बोलने में भी आपको लग रहा होगा, तो निगेटिव किसमें होना चाहिए, सी सही है। आगे ना समझ में, तो आशा करते इस बात को आप समझ गए होंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, सेट को समझते हुए चलेंगे, ताकि आप जब हम टेस्ट आपसे ले 4 को बता के उसी चारों में से आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है। चार को बताएंगे, चारों में से कोई एक सेट लेंगे आपके सामने, आपको कितना समझ में आया वो कैलकुलेशन हम चारों बताने के बाद करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए, एक एक चीजों को ध्यान रख करके पढ़िए, ठीक है। चलिए आइए हम 5 नंबर सवाल को समझते हैं। 5 नंबर में बोला है माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, आगे लिखा है पैसिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैसिव एक्टिव तो मैं आपको बारीकी से बता चुका हूं, आप लोग बताइए किसका आंसर कौन होना चाहिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जैसे ही ING वाला आएगा
तो आपको बीइंग शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ठीक है, बीइंग शब्द ढूंढने का मतलब है हर बार बीइंग नहीं ढूंढना है, बल्कि यहाँ पे ईज एमआर के बाद आईएनजी आता है तब बीइंग ढूंढा जाता है। ठीक है, चाहे वाज वेयर के बाद। तो यहाँ क्लियरली है कि बीइंग शब्द एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, ये दोनों में आया नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ईज लिखा है, तो ईजे वाला आंसर होगा सर, नहीं आ गया। तो पैसिव तो चुनना आपके लिए आसान है, क्योंकि मैं पैसिव बार बार आपको रटा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आशा करते हैं आप समझ गए। चलिए, तो कितना आसानी से आप इस समय समझ गए होंगे। अगर यही चीज हम नहीं बताए रहते तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। बात समझ में आ गया? तो पढ़ने का मतलब यही होता है कि पढ़ा हुआ चीज हमको जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए आगे देखिए, बोला एवरी रोज हैज ए थॉर्न, चूज द निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और आपको इसको निगेटिव सेंटेंस के रूप में चुनना है। कौन सा होगा इसमें निगेटिव सेंटेंस? हाँ, अच्छा, यहाँ है एवरी डज रोज नॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डज के बाद ही नॉट आता है कभी भी किसी के सेंटेंस में, इसीलिए गलती है। गलत चीज को हम पहले ढूंढेंगे। एवरी रोज हैज नॉट, ठीक है, एवरी रोज हैज नॉट ए थॉर्न। तो अब हैज शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, यहाँ भी हैज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्या ये हो सकता है? बोला है एवरी रोज हैज ए थॉर्न, तो बोला है एवरी रोज हैज नॉट ए थॉर्न। तो क्लियरली आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही टेंस में रखना है। ठीक है, जो टेंस यहाँ मतलब सेंटेंस है वही सेंटेंस में यहाँ पे रखने हैं। देयर इज नो रोज विथआउट ए थॉर्न, देयर इज नो रोज, एवरी रोज हैज, बोला है एवरी रोज हैज ए थॉर्न, तो एवरी रोज हैज नॉट ए थॉर्न, मतलब इसका निगेटिव, मतलब सभी निगेटिव इसका यही सही है। ठीक है, सी वाला ही सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बोला है ट्राउन विल कम डैश ट्यूजडे। ठीक है, कोई ट्राउन है, विल कम डैश ट्यूजडे। अब यहाँ प्रीपोजिशन से पूछा, तो प्रीपोजिशन आप बता सकते हैं इन ट्यूजडे होगा, ऑन ट्यूजडे होगा, एट होगा या टू होगा। तो याद रखिएगा जब भी डे का नाम आता है, तो जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जनरली, मतलब इस तरह का प्रयोग हम करते हैं जब भी। तो इसका राइट आंसर 7 का जो होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक है, इसका याद रखिएगा जब भी डे आया प्रीपोजिशन से, डे बाद में है और पीछे प्रीपोजिशन बनना है, तो ज्यादा डे का नाम है तो ऑन ही लगता है। तो इस माइंड सेट लगा लीजिए। जैसे अच्छा सर बोले हैं कि संडे मंडे ट्यूजडे कोई भी आ रहा है, अगर पीछे प्रीपोजिशन बनना है तो ऑन भर देंगे हम। क्या भर देंगे? ठीक है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऐसे होते हैं। आगे समझिए, जनरली करें, कभी इसका एक्सेप्शनल भी मिल जाता है, लेकिन हमको जनरली जो होता है उसको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल हमको एग्जाम देना है। आगे समझ में? चलिए, तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। ऑन होगा, क्या होगा? ऑन। चलिए आगे क्या है, राजा नी डैश आवर लेट। ठीक है, ए आवर, तो यहाँ आर्टिकल से आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि आवर HOUR लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर है। क्या है? आवर। तो हम आपको बताए हुए हैं कि जब भी अ और या के अक्षर से लिखाता है तो उसमें एन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? तो आप लगा दीजिए इसको, सी को, नहीं लग जाएगा बस। तो ये पढ़ा हुआ चीज आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आसानी से आप हल करेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं 9 नंबर को। व्हाट डैश आई टू डू नाउ। ठीक है, अब इज लिखा है, आर लिखा है, तो आपको पता है आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ क्या लगता है? सिंपली है, एम लगेगा। सिंपली है, आई के साथ हम एम ही लगाते हैं। तो व्हाट एम आई टू डू नाउ। आगे समझ में, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे एम। चलिए आगे देखिए, आई डोंट लाइक कॉफी डैश टी। ठीक है, बोला है आई डोंट लाइक कॉफी डैश टी, और टी होगा, बट टी होगा, एंड टी होगा, सो टी होगा। कौन सा हो जाएगा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है, इसमें देखिए, मुझे कॉफी पसंद है, मैं कॉफी नहीं पसंद करता हूं लेकिन चाय पसंद करता हूं। लेकिन शब्द जोड़ने के लिए तो बटे का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं अगर ये डोंट शब्द निगेटिव शब्द नहीं होता तो और शब्द का प्रयोग होता, और शब्द का प्रयोग वहां का मैं कॉफी या चाय लूंगा, पसंद करता हूँ, कॉफी या चाय। ठीक है, तो या शब्द का प्रयोग, और शब्द का प्रयोग हम कर सकते थे कब? जब निगेटिव इधर नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो ऑलरेडी, और एंड शब्द का यूज भी हम कर सकते हैं कब? जब निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉफी और चाय लेता हूँ, पीता हूँ, तो पसंद करता हूँ, तो वहां पे एंड शब्द का भी हाँ, तो दोनों नहीं पसंद करता हूँ तो वहां एंड शब्द का जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बोला है आई डोंट लाइक कॉफी डैश टी, तो तुलना करने के लिए बट टी शब्द का यूज ज्यादा होगा निगेटिव होने के बाद। ठीक है, अब देखिए, दो नाउन के बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो निगेटिव एक शब्द पीछे दे दिया है, तो इसका मतलब है कि जोड़ने वाला शब्द नहीं है, मतलब कोई एक पसंद करना, कोई एक नापसंद करना के बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आ गया है, तो यहाँ दोनों एक साथ, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोला जाता है कि मैं नहीं पसंद करता हूँ चाय और कॉफी। नहीं, कॉफी एंड टी नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उस तरह के सेंटेंस नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसलिए
कॉमा नहीं दिया रहता तब वहां पे होता, कॉमा देकर के थोड़ी ना एंड लगाया जाता है। आगे समझ में? क्लियर? कॉमा नहीं रहता तो वहां पे कुछ अलग भाव हो जाता, तब एंड कॉफी को जोड़ता है, लेकिन एंड कॉफी को नहीं जोड़ रहा है। अब ये सेंटेंस को जोड़ने वाला हो गया कॉमा देने के बाद। आगे समझ में? चलिए, बोला है द कार इज डैश टू ड्राइव। अब यहाँ टू फास्ट, वेरी फास्ट, सो फास्ट या फास्टली। अब बताइए कौन सा यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग बता सकते हैं? देखिए फास्ट शब्द जो होता है फास्टली के रूप में उपयोग नहीं होता, सबसे पहले याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया टू फास्ट, वेरी फास्ट और सो फास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई मतलब बी वर्ब है तो बी वर्ब के साथ टू शब्द टू शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि यही जो है ना मुख्य रूप से होते हैं, मतलब कार ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता है, तो इसके एवज में हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग जापानीज, ठीक है। जापानी मतलब मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरेस्ट जैसे ही आएगा इन आएगा, ऐसा मैंने फिक्स बताया था कि इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, इंटरेस्ट इन, ये हम आपको सीट में भी बता दिए थे। अगर आपको ये बात याद होगा तो आप इन लगा करके निकल ले, बात समझ में आ गया। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो आपको याद ही रखना होगा। जैसे इंटरेस्ट आ गया, सर बोले हुए कि इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, इंटरेस्ट इन होगा, ठीक है। चलिए, द करेक्ट वाज द कंसर्ट वाज कैंसल्ड डैश द स्टॉर्म, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म या बिकॉज फॉर स्टॉर्म या ऑज फॉर या इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म। यहाँ पे बोला है कि भाई कंसर्ट को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। डैश द स्टॉर्म, तो स्टॉर्म के कारण ही कैंसिल हुआ होगा। तो कारण के लिए आपको किस कंजंक्शन का यूज करना है ये ध्यान रखना है। तो ये कंजंक्शन जो होगा ड्यू टू होगा, याद रखिए ड्यू टू का मतलब होता है कारण। कभी कभी सुनते होंगे कि ड्यू टू ऐसा हो गया, मतलब इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण, तो ड्यू टू शब्द का यूज होता है इस बात को, के कारण मतलब किस कारण से, तो ड्यू टू मतलब इलनेस, ड्यू टू मतलब ये कारण बताने के लिए ड्यू टू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ये कंसर्ट को क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया, किस कारण से, तो स्टॉर्म के कारण से, मतलब तूफान आने के कारण से, तो इसलिए ड्यू टू शब्द का प्रयोग होता है। ये एक कंजंक्शन है, ये ध्यान रखेंगे, ड्यू टू आपको यहाँ लगेगा, सटीक बैठता है अर्थ के हिसाब से। आइए, वी आर गोइंग टू द बीच डैश ए स्विम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वी आर गोइंग टू बीच, बीच जो होता है समुद्रों में हो पाया जाता है या समुद्र के किनारे में होगा, बीच बीच होता है, तो वहां टू एट या फोर ऑन कहां पर होगा, तो ये एक पॉइंट बताने वाला शब्द है, ठीक है। और पॉइंट बताने के लिए आपको पॉइंट बताने वाला शब्द वी आर बोला है, वी आर गोइंग टू द बीच डैश ए स्विम, तो किस लिए गया है, मतलब यहाँ किस लिए बीच पर गया है, ये चीज की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम के लिए अर्थों में हम फोर शब्द का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, किस लिए गया है, तो बोला है कि वी आर गोइंग टू बीच डैश स्विम, तो स्विम के लिए गया, किस लिए गया है, स्विम के लिए, तो स्विम के लिए गया बीच पर, तो इसके लिए करके के लिए अर्थों में हम फोर शब्द का यूज करते हैं, के लिए अर्थों में हम फोर शब्द का यूज करते हैं, इस बात याद रखिएगा कि हम फोर शब्द का अर्थ क्या होता है, के लिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि भाई ये उसके लिए है, फोर शब्द का है, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है तो दिस इज फॉर यू, ये उनके लिए है तो दिस इज फॉर देयर, तो ऐसे फोर शब्द का यूज हम करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां देखिए माई फादर सैड, अब ये आपको देख करके समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम अभी तो शायद टेस्ट नहीं ना कराए अभी, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बताए हुए हैं, तो उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ बोला माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, ठीक है, मे यू बी हैप्पी, तो इसमें कौन सा होगा, माई फादर विश्ड, देखिए मे यू बी हैप्पी का मतलब होता है कि ये आपको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मेरे माँ का जो है ना ये इच्छा है कि ऐसा हो, तो इच्छा के लिए विश शब्द का यूज होता है, किस शब्द का यूज होता है, तो इसमें विश वाला ही सही होगा, सैड वाला होगा नहीं, ठीक है, सैड वाला नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब सैड वाला नहीं होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा होगा, इसमें विश तो तीन को में आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। तो अब सबको पढ़ के देखेंगे, माई फादर विश दैट आई लिव लॉन्ग, पहला दिया है, और यहाँ दिया है कि माई फादर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो मैं आपको बताया हूं कि सैड आता है तो यहाँ पास्ट बन जाता है, मे का माइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, मे का माइट बन जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में उसको मे बोलते हैं और पास्ट में हम उसको माइट बोलते हैं, ऐसा हम मॉडल पढ़ा रहे तो उस समय भी बताए होंगे। तो मे का क्या हो जाता है, माइट, तो माइट कितने ऑप्शन में आए हुए हैं ये देख लेना, क्या इसमें माइट आया है, इसमें ही आया है, तो माइट शब्द हमको बता दिया कि इसका आंसर यही होना चाहिए। आगे समझ में, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये मे का माइट बन जाता है कब, जब यहाँ सैड लिखा हुआ हो तब। आगे समझ में, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए अब यहाँ देखिए मोडाल वर्ब से भरना है, यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम, बताइए कौन सा आंसर होगा,
माइट होगा, कैन होगा, आउट होगा, शुड होगा। सलाह देने के लिए हम शुड शब्द का यूज करते हैं ना। तो तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही ना कह रहा है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में, यहाँ सिंपली है सलाह देने के बोला है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि शुड शब्द का प्रयोग हो, शुड यहाँ सही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा है, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाई अस। यहाँ करेक्ट ऑप्शन चुनना है, यानी करेक्ट ऑप्शन में ये दिया नहीं कि क्या करना है, ये आपको पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव चुनना है, ठीक है। पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव इसका चुनना है। आगे समझिए, बोला फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाई अस, तो सो बाई अस लिखा हुआ है तो वी से शुरू होगा, तो वी से शुरू होगा, तो वी हम आपको बताए हुए कि जब भी मोडाल आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव होगा तो बी प्लस वी थ्री होगा, और पैसिव नहीं होगा तो मोडाल प्लस V1 होगा, मोडाल प्लस V1 होगा। ऐसा मैंने जब पैसिव एक्टिव बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि जब मोडाल प्लस V1 है तो क्या आएगा उसका, बी प्लस V3, बी प्लस, ये मैंने मोडाल के लिए बताया था। तो बी प्लस V3 पैसिव में है तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, मोडाल प्लस V1। तो ऐसे कितने ऑप्शन में आए हुए हैं जिसमें मोडल के बाद V1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए माइट शब्द का यूज तो नहीं होगा क्योंकि मस्ट है तो मस्टे रहेगा, ठीक है। कैन शब्द का यूज नहीं होगा क्योंकि मस्ट है तो मस्टे रहेगा, ठीक है। अब मस्ट तो एक ही वो में है, तो राइट आंसर बी नहीं आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यान कर लेना, ठीक है। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप खुद से जाकर के घर पे जाकर के टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। कैसे टिक लगाइएगा, जो भी समझ, जैसे अभी हम जो समझा दे रहे हैं, अब इसके बाद आपका जाना है घर पे और पूरे OMR शीट एक नया ले लेना है और उस पे क्या करना है, आपको घसना है कि जितना हम पढ़े हैं उसमें से हमको कितना याद है, कुछ याद है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो जाके कीजिएगा। तो उसके बाद जो गलती होगी वो आपको याद हो जाएगा। ये तरीका होता है जो अभी हम अंडरस्टैंड कर दे रहे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको घर पे जाके कर लेना है। जैसे ही कर लीजिएगा आप टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कि आपका नंबर अच्छा, पहले की अपेक्षा जो भी आता होगा उससे अच्छा आएगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो मैंने बता दिया है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिर से आ गया है। तो कॉम्बिनेशन में तो मैं आपको बताया हूँ कि भाई सेंटेंस का नेचर आपको समझना पड़ता है, मीनिंग समझना पड़ता है। जब तक आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक आप कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला है द टीचर इंटर द क्लास, टीचर ने इंटर किया क्लास में, सी स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, सी स्टार्टेड टीचिंग, यही ना, मतलब टीचर इंटर किया और स्टार्टेड कर दिया, मतलब शुरू, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें कौन से कंजंक्शन आने चाहिए, मतलब यहाँ पे कंजंक्शन को देखेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन का यूज किया गया है। टीचर इंटरिंग द क्लास एंड स्टार्टेड, एंड शब्द का यूज किया है। क्या एंड शब्द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसको जजिंग करेंगे। पहले हम सब में देख लेते हैं कि किसमें कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा देखें तो द टीचर विल इंटर द क्लास एंड, यहाँ भी एंड शब्द का यूज किया है, दो जगह तो एंड शब्द हमको मिल गए। तीसरा में भी एंड शब्द का यूज हुआ है और चौथा में भी एंड, इसका मतलब एंड ही लगेगा। अब कंजंक्शन तो हमको पता हो गया कि एंड ही लगेगा। अब सेंटेंस को ही देख करके हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टेड टीचिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट टू टीच लिखा हुआ है, स्टार्टेड टीचिंग लिखा है और उसके बाद है स्टार्ट टू टीच लिखा हुआ है। दो में दो, यही अब यही दोनों से हमको समझ जाना है कि स्टार्ट के बाद हमेशा याद रखिए, स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ING वाला आता है। क्या आता है, ING वाला, मतलब 2 + V1 नहीं आते हैं बल्कि वो ING वाला आएगा। तो ING वाले कितने ऑप्शन है ये देखना है, मतलब ये ग्रामेटिकली आपको पूरा पकड़ होना चाहिए, तब जाकर के आप पकड़ पाओगे। अब इसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, A और C दिया हुआ है। अब यही A C में टक्कर है कि कौन हमारा आंसर है। दो को तो कट गए, किस लिए कट गए, क्योंकि 2 + V1 नहीं आएंगे। मैंने बता दिया कि स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ING वाला आएगा। क्या आएगा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए था, तभी पकड़ पाएंगे ना। तो इसीलिए ग्रामेटिकली एक कंजंक्शन से अगर नहीं पकड़ में आया तो आपको अगला चीज देखना पड़ता है। अगला चीज हमने देखा कि स्टार्ट आया हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट के बाद ING वाला आता है। क्या आता है, ING वाला आपको दिए गए हैं दो में, अब दोनों को देख लेना है। द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, इसमें लिखा है द टीचर इंटरिंग, इंटर्ड होगा, इंटरिंग नहीं होगा, ठीक है, इंटर्ड होगा, इंटरिंग नहीं होगा। आगे समझो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन में एक चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब ग्रामर, वर्ब कंजंक्शन, कोई भी चीज, हर चीज को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इसीलिए हम कहें कि पूरा ग्रामेटिकली जब आपका कंफर्म है तब आप कंबाइन करने के योग्य बन जाते हैं, अन्यथा ऐसे आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आप करेंगे। अगर यही सेंटेंस आपका आगे एग्जाम में तो आप हल कर पाएंगे। आगे समझिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि कट नहीं तो रहा, कट नहीं ना रहा। चलिए आगे है, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यही ना है, मतलब सही ऑप्शन को ढूंढना है। टू मेक दिया है, मेकिंग दिया हुआ है और मेक दिया हुआ है, मेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने बताया जस्ट कि स्टार्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ING वाला आता है, जस्ट फॉलो स्टॉप, यही फॉलो करता है स्टॉप। स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आने वाला जो भी होगा वर्ब वो ING फॉर्मेट में होंगे, जस्ट टू स्टॉप यही फॉलो करता है।
तो आप इसके आधार पर ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा? स्टॉप को देखकर मैं मेकिंग लगा दी। आगे समझ में? तो ये ग्रामेटिकली रूल है, जब हम रूल पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये रूल है, जिसके कारण हम इसको समझ पाते हैं। बात समझे कि डायरेक्टली कुछ भी पढ़ना नहीं, अच्छा स्टॉप आया है और वर्ब हमको भरना है तो आईएनजी वाला तो लगेगा, माइंड में सेट कर लेना। ओके चलिए आगे देखिए 20 नंबर। इट इज रेनिंग टुडे डैश। अब ये आपका जो है बोला है वुडंट इट, शुडंट इट या कुडंट इट या इजंट इट। तो आपको ऐसे अगर भरने होंगे फिल इन द ब्लैंक तो आपको कुछ नहीं देखना है, यहां देखना है कि कौन सा वर्ब लगा हुआ है। इज लगा हुआ है तो इजंट इट होगा, ठीक है। इज लगा हुआ है इजंट इट वाला हो जाएगा। आगे ना समझ में आ गया ना? यहां देख लेना है और आपको लगा देना। बात समझे? अगर शुड रहता तो शुडंट इट हो जाता, अगर कुड रहता तो कुडंट इट हो जाता, अगर वुड रहता तो वुडंट इट हो जाता। लेकिन याद रखेंगे कि नॉट वाला इधर आएगा, अगर इधर नॉट वाला दिया रहेगा तो आगे नॉट वाला नहीं आएगा, मतलब अफर्मेटिव बनते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर नॉट नहीं दिया था इसीलिए नॉट वाला आया है। अगर इसमें तो सभी ऑप्शन नॉट वाला ही बनाए गए थे, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव दोनों देख करके बनाना पड़ता है। वैसे सेट में आगे और दिए होंगे तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया ना कैसे सवाल सर आएंगे, तो मैं छोड़ूंगा आगे समझ में। चलिए अब ठीक है, चलिए ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए 20 के देखिए 20 नंबर में क्या करा है, सॉरी 20 तो हो गया ना, 21 नंबर होगा। इट हैपेंड डैश इन द मार्च मंथ, हाँ इन द एट द मंथ ऑफ मार्च। ये कौन सा लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हैपेंस के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इन ही लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ एट वाला कट गया, हैपेंड इन ही होगा। अब मंथ मार्च मंथ लिखा हुआ है तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जब दो नाम एक साथ आएंगे तो उसके बीच ऑफ या कोई प्रीपोजिशन आएगा। तो दो नाम मार्च भी है और मंथ भी है, दोनों नामे हैं, तो सर हम उसके आधार पर नहीं काट देंगे सर ये गलती है और ये गलती है। ये तो गलती था ही नहीं, नहीं कट गया तो राइट आंसर नहीं आ गया। ये काहेला गलती हो गया, तो समझ में आ गया। गलती इसलिए होगी डबल नाम एक साथ नहीं आ सकते हैं सेंटेंस में, उसके बीच कुछ कोई ना कोई जोड़ने वाला होना चाहिए, जोड़ने वाला ऑफ ही होता है। आगे समझिए, या कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है, या तो वो नाम को जोड़ना है तो ऑफ शब्द सही हो। आगे समझिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आशा करते इस बात को समझ गया हूँ। चलिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग चुनना है तो यहाँ पे तो आपको वर्ब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है प्रोपोजल है तो प्रोपोजल में प्रो ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रो होता है प्रोपोजल में जो होता है, प्रपोजल में प्रो होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रो शब्द से याद रखेंगे, ये प्रपोजल गलती है, ये भी गलती है, अब इसको याद कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। आगे देखिए, वॉक स्लोली डैश लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट फॉल यू या फॉल यू लेस्ट या फॉल लेस्ट यू। तो याद रखिएगा कि जब भी कॉमा लगा होता है तो पहले कंजंक्शन आता है। क्या आता है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन पहले इसमें नहीं दिया है, ये कट गया, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया है, कट गया। दो को तो हमारे सामने से उड़ गए। अब हमारे पास दो विकल्प रह गए, दोनों विकल्प में से आपको चुन लेना है कौन सा होगा। तो जब भी लिस्ट आता है तो सूड लेता है वो अपने आप में। सूड देखिएगा, लिस्ट जब भी आएगा तो सूड आगे जरूर आना चाहिए। अब सूड आना चाहिए तो सूड वाले ऑप्शन यहाँ पे, हाँ यू सूड, मतलब सूड आना चाहिए तो आगे सूड आए, एक ही ऑप्शन में आया, तो राइट आंसर ये हो गया। आगे समझिए, तो ये ध्यान में कर लीजिएगा, सर बोले होंगे कि जब लिस्ट आएगा तो वो सूड लेता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होगा कि हो सकता है कि मे भी ये पूरा लाइन दे दे आपको, यहाँ सूड वाला खाली कर। चलिए तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, साइनोनिम जब पूछेगा, जिग्नेटिक का बोला है साइनोनिम, तो साइनोनिम का मतलब सेम वर्ड, तो आपको मीनिंग आना चाहिए। जिग्नेटिक का मतलब भव्य होता है, तो उसका साइनो भव्य वाला कौन होगा? ठीक है, इनोमरस होगा। इनोमरस का मतलब भी भव्य होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एवरेज का मतलब औसत होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, टॉल का मतलब लंबा होता है। तो यहाँ पे जिग्नेटिक भव्य को कहा गया है, मतलब एक्टिक आपको यह ध्यान रखना है, भव्य होता है, इसका इनोर्मस साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द एंटोनिम, एंटो का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट यहाँ बाई का अपोजिट का है खरीदना का बेचना हो जाएगा, सेल हो जाएगा, खरीदना का बेचना सेल हो जाएगा। बस एंटो जब पूछेगा तो उल्टा देखिएगा। ऐसे यहाँ और भी वर्ड है जिसका मीनिंग आपको आना चाहिए। ब्रिंग का मतलब लाना होता है, गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साइनोनिम ऑफ इम्ब्रेस्ड बोला है, तो इम्ब्रेस्ड का साइनोनिम क्या होगा? तो इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है, इम्ब्रेस्ड लजाना शब्द हो जाएगा, असेम्ड हो जाएगा, मेरे ख्याल से असेम्ड हो जाएगा, लजाना होता है। तो इस तरह से प्लीज का मतलब खुश होना होता है, कंफर्टेड का मतलब होता है आरामदायक हो जाएगा, एंग्री का मतलब नाराज होता है। तो इस तरह से मीनिंग का आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप कर पाएंगे साइनो और इंटो। ऐसे इस सेट में जितने साइनो इंटो दिए हैं, हो सकता है मे भी इसमें से एक दो कुछ दिया जाए,
तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको वर्ड मीनिंग का जो है ना भंडार तो आपको पढ़ने से आता है, लिटरेचर पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, वर्ड पढ़िए, तभी आएगा, ठीक है। फिर से आपको एंटोनिम पूछा। एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, तो इसका मतलब होता है एंटोनिम स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, एक्साइटेड दिया हुआ है, और काम दिया हुआ है, और बॉर्डेड दिया हुआ है। तो क्वाइट शब्द का अर्थ होता है शांत शब्द होता है, ठीक है। क्वाइट का अर्थ शांत, तो शांत वही बच्चा शांत नहीं होता है जो बच्चा एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होता है मतलब अपने आप में चंचलता दिखाता रहता है, तो उसको हम एक्साइटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड उसका उल्टा होगा। क्वाइट शब्द का मतलब शांत सीरियस बच्चा को हम क्वाइट कहते हैं, और जो अपने आप में चंचलता दिखाता रहता है उसको हम एक्साइटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ काम का मतलब शांत होगा, बॉर्डेड का मतलब उधार होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, सारे वर्ड को आपको देखते चलना है, ठीक है, ताकि कोई भी मीनिंग पूछा जा सकता है। फिर से आपसे साइनोनिम पूछा है, तो आपको 5-7 जो है ना 8 वर्ड जो है ना वर्ड ही पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको वर्ड भी देखना है। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत, तो जरूरत का बोला है, सेम जरूरत वाला वर्ड कौन है? तो रिक्वायर्ड का मतलब भी जरूरतें होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका रिक्वायर ही होगा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, और अनलेस का मतलब यूजलेस का मतलब होता है बेकार। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका रिक्वायर्ड सही हो जाए। क्यों सही हो? क्योंकि नेसेसरी का मतलब भी जरूरत या आवश्यकता होती है, और रिक्वायर का मतलब भी जरूरत या आवश्यकता होती है, इसलिए साइनोनिम सेम वर्ड पूछा जाता है। चलिए आइए हम सही है, दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए कितना नंबर होगा? 29 नंबर होगा। 29 नंबर में आपसे क्या पूछा है देख लीजिए। एंटोनिम ऑफ निग्लेक्ट। हाँ, निग्लेक्ट करना का मतलब होता है इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब है कि आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम निग्लेक्ट करना कहते हैं। तो निग्लेक्ट या सम्मान नहीं कर रहे हैं तो निग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर ना, तो उसका उल्टा पूछा है तो रिगार्ड करना हो जाएगा, सम्मान देना मतलब ध्यान देना, सम्मान करना। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या है, मुंह घुमा के चल देते, तो आप निग्लेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? निग्लेक्ट। लेकिन अगर वही चीज अतिथि आते हैं सेवा सत्कार करते हैं, तो इसका मतलब है आपने रिगार्ड कर दिया। क्या कर दिया? रिगार्ड। तो ऐसा करते हैं इसका उल्टा जो है ना रिगार्ड ही सही होगा। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना होता है। इग्नोर का, इग्नोर शब्द जो होता है, इग्नोर शब्द भी, इग्नोर शब्द भी मतलब निगलेक्ट होता है, लेकिन ये इग्नोर जो यहाँ पर ऑलरेडी रिगार्ड में रखा है, तो ये दोनों साइनो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का साइनो है। अगर साइनो यहाँ पूछता तो राइट आंसर इग्नोर होता, इस बात को ध्यान रखिए। और ओमिट का मतलब होता है छोड़ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब है सी हैज डैश 5 चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे आपसे बोला है कि सी हैज डैश 5 चिल्ड्रेन, तो ब्रोक अवे या बॉट अवे या ब्रोक या ब्रस्ट असाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि V3 आना चाहिए, क्योंकि हैज है तो कोई भी वर्ब जो है ना वर्ब 3 फॉर्मेट में आना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए आप बता सकते हैं? कौन 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 हो जाएगा? सी वाला। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्रोक शब्द तो V2 होता है इसलिए कट गया, ठीक है, क्योंकि ब्रेक शब्द का V1 ब्रोक होता है, V2 ब्रोक होता है, V3 ब्रोकन होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोक शब्द नहीं आएगा, यहाँ ब्रस्टेड असाइड लिखा हुआ है और यहाँ ब्रोक अब बोला है। तो देखिए ब्रेक BREAK, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है छोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है अलग करना। अब ब्रेक में अप लगा दे तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप शब्द आप तो सुनिए हैं, कौन ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ब्रेकअप नहीं सुना होगा, उसका ब्रेकअप होगा, इसका ब्रेकअप होगा, ऐसा सुने होंगे। तो वही ब्रेकअप का ब्रोकअप बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकअप होना चाहिए। ये स्पेलिंग जो है ना हमको ईरर लग रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा ईरर लग रहा है। सी तो होना चाहिए, हम आंसर इसलिए देखे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग ईरर दिया हुआ है, ब्रेकअप होना चाहिए, ठीक है, मतलब ब्रोकअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रोकअप। तो ब्रोकअप यहाँ बॉटअप दे दिया है, यही थोड़ा सा हमको कंफ्यूज में डाल दिया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ राइट आंसर सी होगा, लेकिन ब्रोकअप होगा। आगे समझे? तो उसने 5 बच्चों को क्या कर दिया है? ब्रोकअप कर दिया है, अर्थात अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए द बोटल इज डैश जूस, ठीक है, फुल विथ, फुल एट, फुल ऑफ या फुल ऑन, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें जो हो जाएगा आपको याद रखिएगा कि फुल ऑफ होगा, ठीक है। जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो फुल ऑफ जूस होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, फुल ऑफ जूस। डू यू हैव डैश होमवर्क, मेनी, लिटल, टू, मच, ठीक है। तो डू यू हैव, होमवर्क शब्द क्या है ये बताइए, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमको बताइए। होमवर्क, होमवर्क शब्द काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। डू यू हैव डैश होमवर्क काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल के लिए हम मच शब्द का यूज करेंगे। हाँ क्या आंसर दे रहा है? डी दे रहा है, ठीक है, मच शब्द का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। होमवर्क जो है ना अनकाउंटेबल में आता है, और ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल होंगे, क्या होंगे? हाँ, एडिशन डैश द, चलिए क्या नंबर होगा? एडिशन द बोला है, ग्रामोफोन, इन्वेंट हो जाएगा, इनवाइट हो जाएगा,
और विल इनवाइट हो जाएगा, इन इनवाइटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 33 में? तो आपका 33 का जो हो जाएगा राइट आंसर जो है इनवाइटेड हो जाएगा। ठीक है, एडिशन एडिशन इनवाइटेड द ग्रामोफोन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनवाइटेड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, ये देखिए तो दिख रहा है क्या यहाँ? चलिए, डैश हैज ए कैप। ठीक है, डैश हैज ए कैप लिखा हुआ है, तो ईच एवरीथिंग, एवरीथिंग दो बार एवरीथिंग आ गया है। ठीक है, और एवरीवन, तो ईच हैज ए कैप होगा। देखिए यहाँ पे बोला है डैश हैज ए कैप, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि कैप कंटेबल है। कंटेबल के लिए आपको या ये किसी व्यक्ति के पास होता है कैप, तो व्यक्ति के लिए आपको थिंग का यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान है। तो दो को तो कट गया, और ईच ईच और एवरीवन, तो एवरीवन सही होगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए एवरीवन शब्द का राइट आंसर होता है, तो एवरीवन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो गया एवरीवन, समझ में आ गया? अब बोला है द नॉइज डैश, द नॉइज डैश डाइड अवे, डन अवे, ड्रॉप्ड अवे या डू विथ, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे V2 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, यहाँ पे V3 दिया हुआ है, तो कौन सा होना चाहिए? यहाँ V1 दिए हुए हैं, तो कौन से होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बात ध्यान रखिए कि आगे जो है ना कोई पास्ट की बात नहीं चली है। ठीक है, और तो यहाँ कोई हैव हैज नहीं आया हुआ है, लेकिन ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो वो, हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ नॉइज डैश आवे, तो नॉइज तो अपने नहीं ना होता होगा, किसी न किसी के द्वारा होगा, तो यहाँ पे आना चाहिए आपको डन अवे। यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन कोई हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे तब ये मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसे भी बनाएंगे तो एक्सिलरी भरवाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक वी नीड डैश क्लॉथ्स, वी नीड डैश क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स कंटेबल है, एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाइए काउंटेबल है। और काउंटेबल के लिए हम किसका प्रयोग, लिटिल शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम काउंटेबल के लिए लिटिल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आ गया एनी, आ गया लेस, आ गया, तो लेस शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो दो को तो ऐसे ही कट गया क्योंकि काउंटेबल है तो लिटिल और लेस नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, अब आपके पास एनी है और फ्यूअर है, तो एनी शब्द का प्रयोग मतलब सिंगुलर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है, तो कौन आंसर होना चाहिए? फ्यूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे समझ, फ्यूअर क्यों होगा ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द डैश। अब यहाँ पे कौन सी चीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है। मैन दिया है, फ्रूट्स दिया हुआ है, होम स्पीसीज दिया है, ह्यूमन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है, अब है होमोसेपियंस या ह्यूमन, ये दोनों में से कौन सा होना चाहिए, या फ्रूट्स होना चाहिए? तो ये इसमें होमोसेपियंस होगा क्योंकि होमोसेपियंस के साथ जो है ना हम लोग लगाते हैं, द लगाते हैं, इसलिए होमोसेपियंस होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, द एंड्स क्रॉल्ड डैश ऑफ द ट्री। ठीक है, फर्दर, ऑफ्टन, आइदर, फर्दर। अब यहाँ पे कौन चीज दिया गया है? तो यहाँ फर्दर शब्द और फर्दर दो शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो एक पहले के लिए, एक बाद के लिए, पहले और बाद के लिए दिए जाते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ बोला एंड्स क्रॉडल्ड डैश ऑफ द ट्री, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे के लिए, यानी आगे पीछे के लिए हम फर्दर शब्द का यूज करेंगे या फैदर शब्द का यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रयोग होगा फैदर। ठीक है, इस बात को ध्यान, फर्दर शब्द का यूज होगा। और फर्दर दो तरह से लिखते हैं, एक तो होता है पीछे के लिए हम FUR लगाते हैं और आगे के लिए हम क्या करते हैं, FAR लगाते हैं। फादर नहीं है, ये फर्दर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे यही दोनों कंजंक्शन का यूज होगा क्योंकि एक दूसरे के आगे पीछे कोई चल रहा है, तो उस परिस्थिति में आगे के लिए क्या होगा, एंड्स जो है ना आगे पीछे जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर नीचे मतलब धारा बनाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आपको फर्दर शब्द का यूज होगा। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन आपको ज्ञान नहीं है इसीलिए आपको ज्यादा आउट ऑफ मतलब माइंड में कवरेज लग रहा होगा कि ये कहां से आ गया, क्योंकि ये कंजंक्शन है। मैं कई बार कह चुका हूं कि कंजंक्शन की ज्ञान आपको होगा तभी जाके सेंटेंस, मतलब कुछ कंडीशनल वाक्य हैं, कुछ मतलब बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जो आपको कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं, तो कंजंक्शन वाला आपको पूरा ग्रामेटिकली क्लियर होने के बाद ही समझ में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जनरली मैंने बता दिया कि ऐसे अगर सेंटेंस आए तो फर्दर शब्द का यूज करेंगे। आगे लिखा है द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर डैश टू लार्ज वन। अब है होम होगा, नेग्रोज के बारे में बोला है, स्मॉलर होम की बात चला है, या ड्वेलिंग की बात चला है, या घेटो की बात चला है, या हाउस की बात चला है। तो ये चैप्टर से है, घेटो की बात ही चला है क्योंकि चैप्टर में आपको घेटो, ये चैप्टर से आ गया है। ठीक है, तो घेटो का मतलब हम बताए हुए हैं कि स्लम बस्ती होता है घेटो, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो खैर समझाने वाली बात है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बोला है देयर वाज डैश वाटर इन द पॉट। अब यहाँ पे वाटर कंटेबल है कि अनकंटेबल ये देखना है, क्योंकि यहाँ देखिए एडजेक्टिव जब भी भरना होता है तो आपको कंटेबल अनकंटेबल देखना होता है। हाँ, तो ए लिटर दिया हुआ है,
सॉम लिटल दिया हुआ है तो सॉम लिटल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ए लिटल मतलब द लिटल का प्रयोग होता है अनकंटेबल के लिए। फ्यू शब्द का प्रयोग कंटेबल करता है, फ्यू शब्द का प्रयोग कंटेबल करता है, तो ए लिटल शब्द ही होना चाहिए। आगे समझ में आ गया? याद रखिएगा, ए लिटल शब्द का प्रयोग होता है अनकंटेबल के लिए और द लिटल शब्द का प्रयोग होता है, द लिटल का होता है अनकंटेबल के लिए। वाटर क्या है, अनकंटेबल है कि कंटेबल है, हमको ये बता दीजिए। वाटर कंटेबल है, अनकंटेबल है, तो अनकंटेबल के लिए मैंने बोला ए लिटल द लिटल। फ्यू शब्द का प्रयोग कंटेबल के लिए और फ्यू का ही फ्यूअर बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर ए ही होना चाहिए। आगे समझिए, ए क्यों होना चाहिए मैंने बता दिया, सॉम लिटल का प्रयोग नहीं होता है, फ्यू और ए फ्यू कंटेबल के लिए होता है, तो 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बोला ही लाइक्स टू बी फ्लैटरेड बाय हिज असिस्टेंट्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो ये एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव आपको ढूंढना है। यहाँ पर लिखा भी नहीं है डायरेक्शन में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस के नेचर से हमको समझ में आ रहा है कि पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव आपको ढूंढना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ही लाइक टू फ्लैटर हो जाएगा। तो याद रखिए V2 दिया हुआ है तो V3 दिया है, तो V3 तो होगा नहीं और B हट जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। इन्फिनिटिव वाला वाक्य है और इन्फिनिटिव के लिए हम बोले हैं कि इन्फिनिटिव प्लस 2 प्लस V3 का सॉरी 2B प्लस V3 कब आता है, जब पैसिव होता है। 2B प्लस V3 कब आता है, जब पैसिव। तो उसमें से B हट जाएंगे। जब इन्फिनिटिव का हमको एक्टिव में लाना है तो B को हटा देना है। कितने ऑप्शन है, तो इसमें तो B कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2 के बाद V1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 के बाद V1। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद V1 फ्लैटर लिखा हुआ है और ही लाइक्स हिज असिस्टेंट टू फ्लैटर, यहाँ भी 2 के बाद V1 दिया हुआ है और ही लाइक्स फ्लैटरिंग, ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गलती दिया है, तो अब ये दोनों में से चुन लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। 41 में बताइए कि कौन सा होना चाहिए, ए होगा कि बी होगा। तो सिंपल भाषा में हम बी को काउंट करेंगे। क्यों बी को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द जो है ना पहले आते हैं, जब एक्टिव में बाद में जाता है तो पैसिव में पहले होता है, तब एक्टिव में बाद में जाता है, तो पहले होना चाहिए ना, तो वर्ब से पहले होना चाहिए। इसीलिए आपको असिस्टेंट वाला जो है ना शब्द पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सेंटेंस है। अब यहाँ मैंने बोला सैड होगा तो आगे बिल वुड में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, वुड में। अब ऑप्शन ढूंढना है कि कितने ऑप्शन है जो वुड में आए हुए हैं, तो कितने ऑप्शन है, ये डी, तो डी ही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ सैड लिखा हुआ है, यहाँ बिल लिखा हुआ है, तो हम बोले कि बिल वुड में बदल जाता है, तो वुड वाला कितने ऑप्शन है, तो मात्र एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे चुन लेना है। देखिए एवरीवन हैज कम डैश। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ हैज है तो हैजंट क्या आएगा, तो कहाँ दिया है हैजंट, आरंट दिया हुआ है, कांट दिया हुआ है, हैवंट दिया हुआ है, शुडंट दिया हुआ है। तो ये शब्द जो है ना हैजंट होना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्योंकि नहीं एवरीवन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है एवरीवन, तो यहाँ हैजंट ना आकर के एवरीवन के लेकर के हैवंट दे दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एवरीवन होने पर जब वो आता है तो हैज में बदल जाता है, तो हैवंट सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका। चलिए, आवर टीम डैश बेस्ट। अब यहाँ आवर टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर लगाना है, मैंने बताया है, तो वेयर और आर कट गए। ठीक है, अब हैव और इज लगाने में से आपको कौन सा सही होगा, तो आवर टीम इज द बेस्ट, तो इज द बेस्ट सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चूज करते हैं। अजीत वाज ऑल बाय डैश एट द पार्ट। अब यहाँ पे देखिए बाय हिमसेल्फ, बाय हर, बाय हरसेल्फ, हिम। तो बाय शब्द के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। और अजीत है, अजीत वाज ऑल बाय हिम, ऑल बाय हिम एट द पार्ट, तो हिम ही शब्द होना चाहिए। ठीक है, हाँ बाय हिम एट द पार्ट होगा। ठीक है, ये सही होना चाहिए। आगे देखिए, द सिनोनिम ऑफ रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध, तो प्रतिबंध का सिनोनिम कौन होगा, वाइडन होगा, ब्रॉडन होगा, लिमिट होगा। तो लिमिट शब्द होगा रिस्ट्रिक्ट, मतलब रिस्ट्रिक्ट एक लिमिट होता है, याद रखिए कि भाई इतना करना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, इतना इससे ज्यादा नहीं बोलना है, तो वो रिस्ट्रिक्ट, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो उसी तरीके से लिमिट है कि भाई आपको इतना ही पर बैठना है, इससे ज्यादा बढ़ना, हाँ दायरे में रहना, बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है एक दायरे में रहना, प्रतिबंधित क्षेत्र को हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो लिमिट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोनिम पूछा है, तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, बेग। बेग का मतलब होता है धुंधला, मतलब स्पष्ट न होना, तो स्पष्ट न होना, तो इसका क्लियर होगा, क्या होगा, क्लियर होगा। बेग का मतलब धुंधला। तो इस तरह से आपको वर्ड भी याद होते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ वर्ड दिया गया है, मैं वर्ड की चर्चा, वाइडन का मतलब चौड़ा होता है, ब्रोडेन का मतलब होता है विस्तारित होता है, एक्सपेंडेंट का मतलब भी विस्तारित होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया, और यहाँ देखिए क्लियर, डल का मतलब सुस्त होता है, अननोन का मतलब अनजान होता है, और सैडी का मतलब होता है छायादार। तो मैंने आपको सभी वर्ड इसलिए बता दिए कि कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी का मीनिंग आपको नोट डाउन करके लिख लेना है, इस बात को ध्यान, तभी वर्ड आपको आएगा। आइए हम समझते हैं टू ड्रॉ ए लाइन मीन। अब ये एक आइडम है, मुहावरा है। ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है टू फिक्स लिमिट, हाँ तो टू फिक्स लिमिट में होना, मतलब एक एरिया, एक दायरे में होना, उसको हम ड्रॉ ए लाइन कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स लिमिट होगा। ठीक है, ये आइडमेटिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। अब
टेकन, टेकन टू, टेकन ऑफ, टेक ओवर या टेक डाउन, कौन सा होगा जी? लॉक है सर, लॉक। चलो देखो 49 नंबर होगा, टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ का मतलब देखिए, मतलब जानना जरूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। यहाँ पर जो होगा 49 है ना, टेक ओवर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे टेक ओवर होगा। ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन, मतलब टेक ऑफ भी होता है। टेक ऑफ का मतलब होता है लैंडिंग करना, मतलब लैंडिंग। तो यहाँ पे हवाई जहाज की बात नहीं चले, इलेक्शन की बात करें, मतलब पूरा कवर करना टेक ओवर होता है। मतलब पूरे कवर करना क्या होता है, टेक ओवर। मतलब देख पूरे, मतलब इलेक्शन को क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मतलब पूरा। हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल में लाना। इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ना, उसके अंदर में एरिया में आ जाता है, तो टेक ओवर होगा। क्या होगा, टेक ओवर। आगे समझ में। अच्छा, अब है प्रिजनर वेयर केप्ट इन एंड डैश कंडीशन। अब यहाँ पे बोला है कि एंड डैश कंडीशन, सिंपली कंडीशन, हार्डली कंडीशन, अपालिंग कंडीशन या फॉर्चुनेट। तो प्रिजनर के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रिजनर के लिए आपका आएगा अपालिंग कंडीशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड अपालिंग कंडीशन। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो वर्ड हैं एल वाई लगे हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव तो यहाँ भले, सॉरी, एडवर्ब का काम करते हैं, तो यहाँ वर्ब नहीं है कंडीशन, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, इसलिए दोनों तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, अपालिंग दिया हुआ है और फॉर्चुनेट। तो कोई भी सेंटेंस को एडजेक्टिव बनाना है, कोई भी वर्ब को अगर हमको एडजेक्टिव बनाना है, तो उसमें हमको आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना है, आईएनजी, क्योंकि पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको आईएनजी लगाना होता है, तो आईएनजी वाला यही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। हैव यू रीड द गीता, आर यू रीड द गीता, इज यू रीड, तो यू के साथ इज नहीं लगता है तो गलती हो गया। अच्छा, उसके बाद है मे यू रीड द गीता, तो मे यू रीड द गीता ये अनएक्सेप्शनल वाक्य नहीं होंगे, यही दोनों में से कोई होगा। हाँ, आर यू रीड द गीता सही है, ठीक है। यहाँ पे सही सेंटेंस है ये, आर यू रीड द गीता, ठीक है। अब द गीता का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि गीता एक काव्य है और काव्य के पहले हम द लगाते हैं। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डेड। अब यहाँ पे दो व्यक्ति है, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, तो दो नाम है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल नहीं तो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा। अच्छा, आर नहीं लगेगा। अब है यहाँ डेड लिखा हुआ है, तो हैज लगेगा, हैज डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज डेड। आगे ना समझ में। चलिए, अब लिखा है ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड। अब यहाँ पे लटकाने की बात किया है, तो हैंग ओवर, हैंग थ्रो, हैंग एट, हैंग ऑफ, कौन सा होगा, हैंग ओवर होता है, ठीक है। हैंग के साथ क्या लगते हैं, ओवर, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग इंटेलिजेंट का चुनना है। तो आपको सभी को पता है कि इंटेलिजेंट का क्या मीनिंग होता है, आई एन से शुरू होता है, किससे, ये तो गलती हो जाएगा। अच्छा, इंटेलिजेंट में आई एन टी डबल एल आई जी एन टी होता है, तो ए एन टी वाला गलती हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो जब मौलिक काम के लिए जाते हैं तो आर्टिकल लगता है, मौलिक काम नहीं हो तो आर्टिकल हॉस्पिटल के पहले नहीं लगता है। मतलब हॉस्पिटल के पहले हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो नहीं किस कंडीशन में लगाएंगे, तो नहीं किस कंडीशन में लगाएंगे, तो याद रखिएगा नहीं लगाते हैं हम जब वो मौलिक काम के लिए नहीं गया हो, ठीक है। अब डॉक्टर्स जो है ना गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली, हमेशा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर हमको लग रहा है रॉन्ग है, डी दिया हुआ है, गो टू द हॉस्पिटल रेगुलरली। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर का तो काम ही है जाना रोज, तो ऐसी परिस्थिति में जो काम मौलिक उद्देश्य से नहीं किया हो, खास उद्देश्य से किया हो, उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, आर्टिकल। लेकिन डॉक्टर का तो काम रोज है जाना, तो ऐसे पर मौलिक उद्देश्य के लिए हम हॉस्पिटल स्कूल के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। याद रखिए, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली होगा, द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आफ्टर दैट जब हम मौलिक काम के लिए जा रहे हैं, अपने मौलिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, तो उस समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई खास उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल लगाना है, और स्कूल के पहले हॉस्पिटल के पहले। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे द दे करके गलती दिया हुआ है आंसर में, ठीक है, आंसर को सुधार लेंगे, नन ऑफ दीज होगा। क्यों नहीं होगा, हाँ, अगर यही पे होता कि भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, तो व्यक्ति तो हमेशा जाएगा नहीं, पेशेंट जा रहा है तो हमेशा जाएगा, पेशेंट तो हॉस्पिटल में ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है पर्पस क्या है, ठीक है। अब लीव्स आर फॉलिंग द डैश ट्री, ठीक है, फॉलिंग द ट्री, ऑफ द ट्री, एट द ट्री, ऑन द ट्री और फ्रॉम द ट्री। क्या हो जाएगा, पत्ते गिरते हैं कहां से, पेड़ से, तो क्या हो जाएगा, ऑफ द ट्री हो जाएगा, या ऑन द ट्री होगा, या फ्रॉम द ट्री। तो बिछाड़ने के क्रम में हमको लग रहा है कि फ्रॉम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, हाँ, फ्रॉम द ट्री हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग आपको ढूंढना है। देखिए, फेवरेबल का कौन हो जाएगा, एफ ए वी ओ यू आर ए बी एल ई, कहाँ लिखा हुआ है, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, फेवरेबल, ठीक है, यही सही है,
RABLE और यहाँ पे RABLE, FI दिया है इसलिए गलती है, ठीक है, ये वाला सही। आगे समझ में, चलिए वी डैश डली फील आवर एप्लीकेशन, तो कौन सा हो जाएगा, वी कैन वी शुड डल, बोला है वी डैश डली फील आवर एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे शुड ही होना चाहिए। द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डेड, ठीक है, यहाँ पे बोला है नॉर अनलेस अदरवाइज अनटिल, तो बोला है कि डॉक्टर को समय से आना चाहिए, अदरवाइज वो जो है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है ना मर जाएगा, अगर समय से नहीं आया तो डॉक्टर मर जाएगा, तो इसके लिए अगर डॉक्टर समय से नहीं आया तो पेशेंट मर जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, तो अदरवाइज शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंड हो जाता। अब यहाँ देखिए द डैश जर्मन्स इन द USA वाज एसिलरेटेड, यहाँ डैश जर्मन, यहाँ पे वर्ड मीनिंग बोला है, कौन सही है देख लीजिए, एजम्पशन का कौन मीनिंग सही है, तो जो मीनिंग होगा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है, एसिमिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया है, बाद बाकी आपको खुद से देख लेना है, आगे भी ग्रामर है क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, द रूइन फॉर इंडिया, एक बार रिवाइज करा देते, कितना देर चल गया, पार हो गया, तब तो बंद करना होगा, बंद।